हाँ हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट, हाँ जी हो गई। देखो, सबसे पहली बात, जो एक बार पहले का करा है आज वो आपको मैं रिवाइज नहीं करवा रहा। रिवाइज ना हम कल वाली क्लास में कर लेंगे, मंडे को, कल जब हम सारे मिलेंगे तब रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और जो अभी हमारी बेटा एक लास्ट क्लास खराब हुई थी 192, हमने कौन कौन से सेक्शन करे थे उसमें, 194 करा था है ना। हमने उसमें बेटा 3 सेक्शन करे थे, 194 बी करा था, 194 डबल बी करा था, और 194 सी करा था। इन 3 सेक्शन की मैंने अलग से एक क्लास रिकॉर्ड करके शिल्पा मैम को दे दी है। जिस बच्चे को बेटा मिल गई बहुत बढ़िया, जिसको नहीं मिली एक बार उनसे ले लेना, जिनकी भी लास्ट वाली क्लास छोटी हुई है तो आप वो देख करके यहाँ तक पूरा आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। अभी तक का जो भी है सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद अब 194 सी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आज 194 डी से लेके चलूंगा, ठीक है। आओ जी, 194 सी तक अपना सारा हो गया था, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 194 डी करना है अपने को, है ना। देखो, 194 डी किस बारे में बात करता है, 194 डी आप लोग सभी लोग निकाल लेना, है ना। देखो, 194 डी आप लोग निकाल लेना। देखो, 194 डी है बेटा इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर। कई कई बार क्या होता है, समझना बात को समझना, यहाँ पर है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ इंश्योरेंस कंपनी है और सामने कौन है, एजेंट है, ठीक है। सामने कौन है, एजेंट है, जो लोगों के पास जा करके आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेच रहा है। इंश्योरेंस कंपनी जो है एजेंट को पॉलिसी देती है और एजेंट आगे जा करके आपकी पॉलिसी बेचता है। बदले में जो पैसा आएगा एजेंट वो इनको वापसी करेगा, और ये जो होती है इंश्योरेंस कंपनी इनको कमीशन देती है। मतलब नॉर्मली एक प्रिंसिपल एजेंट का जो आपका रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप भी तो ऐसे ही होता है ना, कि प्रिंसिपल अपने कोई गुड्स या कोई पॉलिसी या कुछ भी बेचना चाह रहा है, जैसे इंश्योरेंस वाली बेचना चाह रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो एजेंट को कुछ कमीशन मिलती है। तो बात ये आ रही है, यहाँ पर मेन बात आपकी ये आ रही है कि इंश्योरेंस कंपनी जो कमीशन पे करेगी, ये जो कमीशन पे करेगी, क्या उस पर कोई टीडीएस कटना चाहिए? बिल्कुल टीडीएस कटना चाहिए, और आपका रेट है 5%। ध्यान रखना, अभी हमारा पहला ये सेक्शन ऐसा आया है, एक सेकंड रुकना, हाँ, मुझे लगा था छींक आने वाली है। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा था, मैं कह रहा हूँ बेटा अभी तक आपका पहला सेक्शन आया जहाँ पे 5% का रेट है, क्योंकि इससे पहले आपने जो भी पढ़ा या तो हर जगह 10% का रेट था, 192 सैलरी में कोई रेट ही नहीं था, है ना। और एक हमने 194 बी और बी बी में पढ़ा था 30% का रेट, और सी में पढ़ा 1 और 2% का रेट। तो आपको रेट वगैरह याद रखने, ठीक है। वॉइस थोड़ा तेज कर दीजिए सर। एक बार बाकी बच्चे बताओ यार, वॉइस सही नहीं आ रही क्या यहाँ पे? हाँ यहाँ तो सही है बिल्कुल। एक बार बाकी बच्चे बताना आप लोगों को वॉइस क्लियर है। लो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और अब बताओ बेटा, वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, एक बार जल्दी से मेरे को चैट पे बताओ यहाँ तक वॉइस क्लियर है या नहीं है। सही आ रही है वॉइस? क्लियर है? हाँ जी। अब एक बात समझना, मैं आपको बस यहाँ पर इतनी सी बात बता रहा हूँ, कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसने कोई कमीशन पे करी, ठीक है, कमीशन पे करना चाह रही है एजेंट को, तो रेट कितना, 5%। पहला ऐसे आया जहाँ पे 5% का रेट है, और उसके साथ ध्यान रखना आपको एग्जेम्पशन दे रखी है साथ में 15,000 फॉर ईयर। पूरे साल में अगर आपकी कमीशन खाली 15,000 रुपए की बन रही है तो आपका कहीं पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस बस एक केस में कटेगा, कौन से केस में कटेगा, जब इंश्योरेंस कंपनी ने एजेंट को पैसा दिया और वो 15,000 से ऊपर है। सर अगर 20,000 है तो पूरे 20,000 पे आपका रेट आएगा 5%, और 5% के बेसिस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। याद कैसे करोगे डी को? आप डी वाले पॉइंट को कैसे याद रखोगे, देखो 194 डी है, जो बेटा ये एजेंट होते हैं, एजेंट को आप क्या बोलते हो, एजेंट को सर हम बोलते हैं दलाल। ये बीच में दलाल होते हैं जो काम करवाते हैं सारा, तो डी से याद रखना दलाल। कौन सा दलाल? इंश्योरेंस वाला दलाल। तो 194 डी आपको सेक्शन याद रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, डी हो गया। अब डी के बाद जरा आगे आते हैं, अगला समझना डी ए। डी ए आप कैसे याद रखोगे, देखो डी से आपको याद रहेगा दलाल है इंश्योरेंस का, मतलब डी ए भी कहीं ना कहीं तो इंश्योरेंस की बात ही करेगा, ठीक है। डी ए भी आपके इंश्योरेंस की बात ही करेगा, और उस पर ए पे सर्किल लगाना। ए का मतलब है अमाउंट। अमाउंट का मतलब सर, अमाउंट का मतलब जो मेरे को मेच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है, क्या उसमें कितना टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, उसकी बात यहाँ पर करी है, ठीक है। आओ पहले एक बार आपको 194 डी ए और पढ़वा देता हूं, फिर उसके बाद अगर आपके कोई डाउट होंगे तो डाउट लूंगा। ध्यान से समझना इसमें क्या है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जहां पर जाकर के आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई, मान लो यहाँ पर एक लड़का है भव्या जैन, यहाँ पर एक लड़का है भव्या जैन, इसने जाकर के क्या करा, इसने इंश्योरेंस करवाई लाइफ की। अगर आपको बेटा पता हो, लाइफ की इंश्योरेंस को ना बोला जाता है, जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो रिस्क को भी कवर करती है, वो इन्वेस्टमेंट की तरह भी काम करती है। दोनों चीजें होती है, रिस्क को कवर करना या इन्वेस्टमेंट की तरह काम करना। सर एक बार समझाओ मतलब कैसे? अगर इस टाइम पे आपकी एज है मान लो 20 साल, आपने ना 40 साल की एज तक के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली,
तो उसका मतलब क्या होता है, अगर उसका सम एश्योर है कि अगर आपकी कोई डेथ वगैरह हुई तो आपको मान लो 15 लाख रुपए मिलेगा, तो उसका मतलब ये हो गया बेटा 25 से लेकर 20 साल से लेकर के मैंने 40 साल की एज तक के बीच में अगर मेरी भगवान ना करता कभी डेथ हो जाती है तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे। कितने पैसे? 20-25 लाख, जो भी समय श्योर होगा वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी डेथ नहीं हुई और आप 40 साल तक पहुंच गए तो वो जो आपका पैसा था जो मिलने वाला था 15-20 लाख 25 लाख जो मिलने वाला था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो आपको मिलता है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में डेथ हो या ना हो मेरे को पैसे वापसी मिलते हैं। फायर इंश्योरेंस में, मैरीन इंश्योरेंस में, इनमें नहीं पैसा मिलता, पर लाइफ इंश्योरेंस में पक्का पैसा हमेशा हमारा वापसी मिलता है। तो वो यही कह रहा है मैच्योरिटी के टाइम पे जब इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रेसिडेंट पर्सन को, मतलब हिंदुस्तानी किसी पर्सन को आप कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो तो क्या उस पर टीडीएस आएगा? बिल्कुल आएगा। इंश्योरेंस पे कितना टीडीएस आता है बेटा? 5% का टीडीएस आता है, यहाँ पर भी आएगा। एक बात ध्यान रखना, कितने अमाउंट पे टीडीएस आएगा? सर अमाउंट पे टीडीएस आएगा मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट है मान लो 25 लाख और अभी तक आपने जो टोटल प्रीमियम पे करा वो 10 लाख का प्रीमियम पे करा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना 15 लाख, बस उस पे आएगा। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर आपका जो टीडीएस आता है किस पे आता है? टीडीएस आता है बेटा मैच्योरिटी अमाउंट में से टोटल प्रीमियम माइनस कर दो उस पे। जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पे भव्या ने क्या करा, भव्या ने यहाँ पर प्रीमियम पे करा, भव्या ने यहाँ पर प्रीमियम पे करा, टोटल मिला करके इसने मान लो 20 साल में जो प्रीमियम पे करा वो 22 लाख का करा, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो मैच्योरिटी अमाउंट था वो 40 लाख का इसको दिया। तो टीडीएस किस पे आएगा? डिफरेंस पे खाली 18 लाख पे 5% आएगा। यहाँ तक की बात ठीक है? हाँ सर यहाँ तक की बात ठीक है। पर एक लास्ट में एग्जामिशन और दे रखी है, जरा एग्जामिशन ध्यान से पढ़ना। एग्जामिशन क्या है? इफ मैच्योरिटी अमाउंट इज लेस देन 1 लाख फॉर द ईयर, अगर मैच्योरिटी अमाउंट, ध्यान रखना डिफरेंस की बात नहीं करी, इस पे स्टार लगा के लिखना, डिफरेंस की बात नहीं करी है बेटा, ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखना। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करी है, डिफरेंस की बात नहीं करी। अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट पूरे साल का मिला करके 1 लाख तक ही है तो भैया हम आपको टीडीएस नहीं लगाएंगे। देखो दो बातें ध्यान रखना, टीडीएस लगेगा किस पे? टीडीएस लगेगा डिफरेंस पे। डिफरेंस मतलब जो मेरे को मैच्योरिटी के टाइम पे मिल रहा है और जितना मैंने प्रीमियम दिया उसके डिफरेंस पे। लेकिन जो मेरे को मैच्योरिटी के टाइम पे मिल रहा है अगर वो 1 लाख या 1 लाख से कम है तो आपका टीडीएस नहीं आएगा। 1 लाख से ऊपर होगा तभी टीडीएस आएगा ऑन द डिफरेंस अमाउंट। बताओ अब पहले मेरे को आप यहां तक बताओ कि आपको 194 डी और डी ए यहां तक क्लियर है या नहीं है? सब बच्चे आंसर करेंगे कि आपको 194 डी और डी ए यहां तक क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? आज बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन करा आज तो। संडे को इन लोगों को नालायकों को नींद पे आ रही है, ये नहीं कि पढ़ लें शांति से। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, बड़े आगे आओ जी। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी का कोई डाउट हो बेटा चैट में लिख देना आप डाउट। अब आगे चलते हैं। देखो एडिशनल पॉइंट पढ़ना है, इसका एक एडिशनल पॉइंट और दे रखा है। क्या? एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको डिडक्शन वाले चैप्टर के साथ अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है? टीडीएस इफ मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्सेबल। टीडीएस सिर्फ जब आएगा जब मैच्योरिटी का अमाउंट टैक्सेबल हो। सर अभी तो आपने बोला अगर मैच्योरिटी का अमाउंट अगर 1 लाख तक है तो टीडीएस नहीं आएगा। बेटा वो तो एग्जामिशन थी। हम डिडक्शन वाले चैप्टर में एक बात पढ़ेंगे कि कब आपका एलआईसी का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। अगर वो टैक्सेबल होगा सिर्फ जब टीडीएस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इस पॉइंट के आगे लिखना, इस पॉइंट के आगे लिखना, विल डिस्कस विद डिडक्शन चैप्टर, विल डिस्कस विद डिडक्शन चैप्टर। अब कुछ बच्चों को ना ये बात पसंद नहीं आती। बच्चे कहते हैं सर आप टैक्स पढ़ाते हो, ठीक है, कहीं पर कोई भी दूसरा चैप्टर आता है आप वहां पे लिखवा देते हो विल डिस्कस विद दिस। भाई वो लिखवाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा ना तो अभी आपको आधी बातें समझ आएंगी, आधी आएंगी नहीं। पर जब आप वो टॉपिक पूरा पढ़ लोगे तब आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा कहना क्या चाह रहा है। सिंपल सी बात, एक बात ध्यान रखना, डीए में टीडीएस आएगा डिफरेंस अमाउंट पे, और अगर आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है 1 लाख से कम है तो टीडीएस आएगा ही नहीं। लेकिन ये टीडीएस सिर्फ जब आएगा, मतलब हर केस का जो इंश्योरेंस वाला है वो टीडीएस सिर्फ जब आएगा अगर डिडक्शन वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग वो टीडीएस आपका टैक्सेबल होगा, तो वो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, तो सिर्फ जब टीडीएस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपको वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां क्या है, वहां ना 2-4 डेट दे रखी है, जैसे 1 अप्रैल 2012 से आप इतना पहले प्रीमियम दे रहे हो तो अगर 10 लाख तक का मैच्योरिटी अमाउंट है तो टैक्सेबल होगा। ऐसे करके कुछ डिटेल है जो हम बाद में पढ़ेंगे, डिडक्शन वाले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चले, यहाँ से आ जाओ जी। अगला पढ़ना, अगला क्या है आपका सेक्शन? अगला सेक्शन है बेटा 194 ई। ई को किस तरीके से याद करोगे आप? 194 ई, ई से याद रखना एंटरटेनर, ई से याद रखना एंटरटेनर, जो आपको एंटरटेन करता है। अब एंटरटेनर में खाली वो लोग नहीं आएंगे जो यहाँ आकर के स्टेज शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे खाली वो लोग नहीं आएंगे जो बाहर के लोग हैं या कोई यहाँ का बंदा है जो आपका कोई सिंगर है,
ठीक है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर एक बात क्या बोली, सबसे पहली बात ये बंदा होना चाहिए नॉन रेसिडेंट, मतलब यहाँ वाले बंदों को तो हटा दो, सिर्फ नॉन रेसिडेंट की बात करी। या तो वो नॉन रेसिडेंट कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, जैसे आपका एबी विलियर्स हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, ये लोग बाहर के बंदे हैं और यहाँ पर आके आपको एंटरटेन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो। कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, स्पोर्ट एसोसिएशन का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन, ठीक है ना, और आपका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन हो, ठीक है, कोई फुटबॉल की एसोसिएशन हो, कोई भी एसोसिएशन हो स्पोर्ट्स की, या कोई भी एंटरटेनर हो। एंटरटेनर भी सर बाहर का होना चाहिए। हाँ बेटा, ये सेक्शन ही जो ई सेक्शन बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, नॉन रेसिडेंट के लिए बनाया गया, ठीक है। जैसे मान लो आतिफ असलम यहाँ पर आकर के कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, जनरली वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, आप क्या बोलोगे, नॉन रेसिडेंट ने यहाँ आकर के एंटरटेन करा, तो उन लोगों के लिए सेक्शन बना है। देखो क्या लिखा, अगर इनको कोई भी बंदा पेमेंट कर रहा है, इनको कोई भी बंदा पेमेंट कर रहा है, किन लोगों को, या तो वो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट एसोसिएशन है, या एंटरटेनर है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। ध्यान रखना बेटा, अगर इंडिया का सिटीजन होता हम आपसे टीडीएस बहुत कम चार्ज करते, पर आप तो बाहर वाले लोग हो, पता नहीं यहाँ पर रहोगे नहीं रहोगे, जल्दी से भाग जाओगे, तो हम आपसे 20% का, तो सिंपल सी बात है 20% तो हम आपसे एक टीडीएस का रेट लेंगे। कितना रेट लेंगे, 20%। 20% के साथ साथ अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा। सर सरचार्ज कैसा लगता है, जो हमने पहले पढ़ रखा है, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 से लेकर 2 करोड़ पे 15, 2 से लेकर 5 करोड़ पे 25, 5 करोड़ से ऊपर होगा तो 37%, ये आपने पढ़ रखा है। अगर इनकम उससे ज्यादा होगी सरचार्ज भी लगाना, और साथ में 4% का एचईसी तो कंपलसरी है, ये भी लगेगा ही लगेगा, कोई एग्जामिशन नहीं है। आप 1 रुपया कमाओ चाहे आप 1 करोड़ रुपया कमाओ, कोई एग्जामिशन नहीं है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, कोई बाहर वाला बंदा आकर के यहाँ पर कोई गेम खेल रहा है, कोई एसोसिएशन है, कोई भी एंटरटेनर है वो, और अगर यहाँ के किसी बंदे ने उसे पेमेंट करी, ध्यान रखना बस वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, तो आपका रेट आएगा 20% का। 20% का रेट है, और साथ में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से पक्का लगेगा। सरचार्ज सिर्फ जब लगेगा अगर उसकी इनकम एक लिमिट से ऊपर जा रही है तो, ठीक है। अब आपके ना यहाँ पर आ करके बेटा थोड़ी थोड़ी रेट में कंफ्यूजन होनी चालू होगी, क्योंकि सबसे पहले जितने हमने रेट पढ़े 10% के पढ़े, 194 सी में 1 और 2% पढ़ा, आज हमने 5% के रेट भी पढ़ लिए डी और डीए में, यहाँ पर ई में 20% का रेट आएगा। तो जैसे जैसे आप इनको रिवाइज करोगे धीरे धीरे करके, आपको वैसे वैसे करके याद होंगी चीजें। बताओ जी, 194 ई में कोई दिक्कत, जल्दी से मुझे बताओ, 194 ई में कोई दिक्कत बताओ जी, पहले 194 ई में बताओ, ई तक में कोई दिक्कत, बाकी बच्चे यहाँ तक सब क्लियर है, चले आगे। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अब इसका एक एडिशनल पॉइंट है, जरा एडिशनल पॉइंट भी ध्यान से पढ़ना। इस एडिशनल पॉइंट का मतलब क्या है, टीडीएस ऑन इनकम टैक्सेबल अंडर द सेक्शन, यहाँ पर ना जरा सेक्शन काट के लिखना, यहाँ पर सेक्शन काट के लिखना 194 ई, यहाँ पर सेक्शन काट के लिखना बेटा 194 ई। जो आप सेक्शन पढ़ रहे हो ना ऊपर, ये उसी की बात करी गई है, ये 194 ई की ही बात करी गई है कि 194 ई में आप कौन कौन सी चीजों को लोगे। ध्यान रखना, बाहर का कोई नॉन रेसिडेंट है, जैसे मैंने बोला वो यहाँ पर आके कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल रहा है, ठीक है, वो यहाँ आकर के कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल रहा है, तो या तो उसने किसी गेम में पार्टिसिपेट करा हो, जैसे बाहर का कोई बंदा आईपीएल में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हो गया, या उसने किसी एड में पार्टिसिपेट करा हो। आपने देखा होगा आईपीएल के टाइम पे जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, जो फॉरेनर वाले प्लेयर्स होते हैं यार, उनकी भी तो एड चलती है ना, जैसे एबी डिविलियर्स की भी एड आती है आरसीबी के साथ, है ना, वैसे चेन्नई सुपर किंग में भी जो बाहर के लोग हैं उनकी भी एड आती है। तो या तो आपने किसी एडवर्टीजमेंट में पार्ट करा हो, हम मान के चलेंगे आपने एंटरटेन करा है, या तो आपने कहीं पार्टिसिपेट करा हो, या आपने किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कुछ कंट्रीब्यूट कराओ कि ठीक है आपकी कुछ ऐसा इंटरव्यू हुआ जिसका न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप गया, उसको भी माना जाएगा। या आपने इंडिया में कोई परफॉर्मेंस करी हो, इंडिया में परफॉर्मेंस करी हो, जैसे बाहर का कोई सिंगर आकर के, बाहर का कोई डांसर आकर के यहाँ पर आकर के परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, उन सब लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। बट एक बात बेटा ध्यान रखना, ये बातों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है आपकी, इसमें एम्पायर एंड मैच रेफरी कवर नहीं होंगे। बाहर का कोई एम्पायर आके या मैच रेफरी आकर के यहाँ काम कर रहा है, आप उसको नहीं लोगे, उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। एम्पायर और मैच रेफरी के लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है, अलग से लोगे। 194 ई में कोई भी ऐसा बंदा जो एम्पायर का काम कर रहा है, जो रेफरी का काम कर रहा है, उन लोगों की बात नहीं करी गई है, उन लोगों को मत लेना, ठीक है। अब बताओ 194 ई आपका यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। 194 ई में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, जल्दी से बताओ। 194 ई आपका यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो बताओ।
क्लियर है? चलिए आगे। क्लियर क्लियर क्लियर। आ जाओ आगे चलते हैं, अगले सेक्शन पे चलते हैं बेटा। 194 जी छोटा सा सेक्शन है। 194 जी, जी माने गैम्बलिंग। कैसे याद रखोगे? 194 जी, जी माने गैम्बलिंग। रेट क्या होगा इसका? किसका रेट? अरे एम्पायर वाला रेट, ये बताया तो मैंने आपको, ये देखो ना ऊपर 194 ई तो चल रहा है, 194 ई का रेट हमने पढ़ा तो है 20% का रेट है, उसी के तो पॉइंट चल रहे हैं बेटा, ये ई के ही तो पॉइंट चल रहे थे, 20% का रेट है। आगे आ जाओ। 194 जी, जी माने गैम्बलिंग। कैसे ध्यान रखोगे? गैम्बलिंग, आपने गैम्बलिंग खेली नहीं है, ध्यान रखना, आपने गैम्बलिंग खेली नहीं है। लॉटरी टिकट्स को जब आप सेल करते हो, एक आपने बड़े अमाउंट में किसी बंदे को लॉटरी टिकट्स बेची, तो सामने वाला बंदा जब आपको पेमेंट कर रहा है तो उस पेमेंट पे वो टीडीएस काटेगा या नहीं, उसकी बात करी गई है ना। देखो लॉटरी टिकट जो आपने बेची उसकी भी कमीशन की बात करी गई है। आप याद कैसे रखोगे? 194 जी, जी माने गैम्बलिंग, ऐसे ध्यान रखना, जी माने गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से याद रखना लॉटरी। तो लॉटरी की टिकट जब हम बेचते हैं, मतलब मान लो एक किसी कंपनी ने मुझे बहुत सारी टिकट्स दे दी और मैंने बोला कि मैं आगे अपने कस्टमर को बेच दूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, मैं बेच सकता हूँ, पर बीच में मैं कुछ कमीशन खाऊंगा। तो जब वो कंपनी मेरे को कमीशन पे कर रही है तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? हाँ सर बिल्कुल टीडीएस कटेगा। बिल्कुल इंश्योरेंस जैसा है, आप यहाँ पर साथ में लिख भी सकते हो, जैसे आपने डी में 194 डी में दलाल पड़ा, इंश्योरेंस कंपनी के कमीशन की बात पड़ी, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, 5% का रेट है, 15,000 वाली बात है, और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, बस एक फर्क था, वो एक फर्क मैं आपको दिखा भी देता हूं। जब आप डी पढ़ रहे थे तो लिखा था किसी भी रेसिडेंट पर्सन को, मतलब एजेंट को आप पेमेंट कर रहे हो कमीशन की, जब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा रेसिडेंट, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए एक ही रेट है 5% का 15,000। आपको वो बात ध्यान भी नहीं रखनी, आपको बस इतना ध्यान रखना है 194 जी, जी का मतलब गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब लॉटरी टिकट्स की कमीशन की बात करी गई है, उसमें 5% का टीडीएस रेट है, अगर आपने 15,000 तक कमाया कोई टीडीएस नहीं आएगा। बताओ 194 जी तक कोई दिक्कत? 194 जी तक कोई दिक्कत? हर सेक्शन के बाद बेटा आपसे पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी पॉइंट समझना है तो बता देना, जल्दी से बताओ। यहां तक क्लियर? चैट पे खाली सी लिख दिया करो, सी का मतलब क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिख दिया करो। क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? आधे बच्चे तो मेरे को यहीं पर गालियां दे रहे होंगे कि इन्होंने हमारी संडे की नींद खराब कर दी, वो तो इस गुस्से में रिप्लाई भी नहीं करते चैट पर, कह रहे क्या ही बोले इनको, इनको समझ तो आती नहीं कुछ। हमारे एक दिन मिलता है, वो दिन भी सोने नहीं दिया इन्होंने हमें। भाई इस क्लास के बाद सो जा रहा ना यार, अभी पढ़ लो थोड़ा सा। आ गए, अब देखो अब सबके रिप्लाई आ गए फटाफट। चलो आगे चलते हैं। 194 कौन सा था आपका? 194 जी हो गया। 194 जी के बाद बेटा अगला सेक्शन आता है 194 एच। ठीक है, पढ़ो पहले क्या लिखा है। कमीशन और ब्रोकरेज की बात करेगा, कमीशन और ब्रोकरेज की बात करेगा। अब आप एक बार मेरे को बात बताओ, कमीशन तो ठीक है सर, कमीशन तो हमने ऊपर भी दो जगह पढ़ लिया, इंश्योरेंस का कमीशन पढ़ लिया, लॉटरी का कमीशन पढ़ लिया। सर कमीशन और ब्रोकरेज का मतलब क्या है? आप ऐसे समझो, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि भैया मेरे को एक घर दिखा दे रेंट पे, मेरे को एक घर दिखा दे रेंट पे। ठीक है, होगा क्या है, आपको घर रेंट पे दिखाता है, बीच में क्या खाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज खाता है। बीच में क्या खाता है? ब्रोकरेज खाता है, कमीशन लेता है, आप वो बोलते हो। तो ये उन कमीशन और ब्रोकरेज की बात करी गई है। सर उन कमीशन और ब्रोकरेज पे भी टीडीएस आएगा? बिल्कुल टीडीएस आएगा बेटा। याद कैसे रखोगे 194 एच को? जब आप में से कोई भी बंदा प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, प्रॉपर्टी डीलर पता अपने मन में क्या कहता है? आ गया बकरा, हलाल होने के लिए बकरा आ गया। तो ध्यान कैसे रखोगे? आ गया बकरा हलाल होने के लिए, एच से ध्यान रखना, हलाल होने के लिए बकरा आ गया, 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है भाई, मैं तो अपने तरीके बता सकता हूँ मैंने कैसे याद रखे, तुम्हारे को इससे कोई बढ़िया तरीका मिलता है तुम वैसे याद कर लो, हमारे को तो मेन सारे सेक्शन याद रखने हैं। ठीक है, अब समझना। सर ऐसे तो मान लो आप में से भी बहुत बच्चे होंगे जो पीजी में रहते हो। सर हम तो पीजी में रह रहे थे, ठीक है, हम भी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे, उसने हमसे कमीशन भी ली थी 10-12 हजार रुपए। जनरली क्या होता है, 15 दिन की कमीशन या महीने की कमीशन लेता है प्रॉपर्टी डीलर। सर हमने तो कोई टीडीएस नहीं काटा। बेटा हमने टीडीएस इसीलिए नहीं काटा, मतलब आपने नहीं टीडीएस काटा, मैं भी टीडीएस नहीं काटता जनरली ब्रोकरेज कमीशन पे। क्यों? अभी हम छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब वही बात, हम मोहनलाल है, मोहनलाल से ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आए। ठीक है, ये ऐसे बोल लो मोहनलाल नहीं है अभी हम, मतलब 1 करोड़ तक हमारे बिजनेस का टर्नओवर पहुंचा नहीं, उससे कम है, या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से कम है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ये बात देखिए, आप पेमेंट किससे कर रहे हो? रेसिडेंट पर्सन को। कितना कटेगा? 5%। भैया देखो सीधी सी बात है, कमीशन की जहां जहां पे बात आएगी 5% का रेट है, एग्जेम्पशन 15,000। बताओ याद रहेगा? 194 डी पढ़ लो, कमीशन का था। 194 जी पढ़ लो, कमीशन का था। आपका 194 एच पढ़ लो, कमीशन का। क्या रेट है? 5% का रेट है। एग्जेम्पशन कितनी? पूरे साल की 15,000। बताओ याद रहेगी नहीं रहेगी? जल्दी से बताओ मेरे को।
यहां तक याद रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ, फिर इसके एडिशनल पॉइंट करते हैं। एडिशनल पॉइंट देखो बेटा, एडिशनल पॉइंट देखो, एडिशनल पॉइंट, एडिशनल पॉइंट देखो। नो टीडीएस, आपका टीडीएस नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? पहली बात, कमीशन ब्रोकरेज इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, जैसे अंडर राइटर्स होते हैं, ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू। एक कंपनी है, कंपनी का नाम एजीसी कंपनी, अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस कंपनी। इसने अपने शेयर्स निकाले, ठीक है, इसने अपने शेयर्स निकाले, बहुत ज्यादा पब्लिक इस कंपनी को जानती नहीं है अभी, तो इसने शेयर्स दे दिए अंडर राइटर को। ये कौन है? अंडर राइटर है। अंडर राइटर ने क्या बोला, ये सारे के सारे जो भी आपके शेयर्स हैं मैं आगे पब्लिक को दे दूंगा, मेरे पब्लिक के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, आप क्या करो, आप ना मेरे को इसकी कमीशन दे दो। क्या इस पे कोई टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटीज होती हैं उस पर कोई ब्रोकरेज दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, उस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसीलिए बोला गया ताकि कंपनी आराम से पैसा उठा सके बिना कोई टीडीएस की फॉर्मेलिटी लिए। ठीक है। दूसरा, डिस्काउंट गिवन टू स्टैंप वेंडर ऑन द परचेज ऑफ स्टैंप पेपर्स। स्टैंप वेंडर कौन होते हैं? जो बल्क में स्टैंप पेपर उठाते हैं सरकार से और फिर वो स्टैंप पेपर आपको बेचते हैं, जैसे 100 रुपए का स्टैंप पेपर, 500 रुपए का स्टैंप पेपर। तो जब वो सरकार से उठाते हैं तो सरकार उन्हें कोई डिस्काउंट देती है, जैसे 100 रुपए का जो स्टैंप पेपर है वो उन्हें 80 का मिल जाता है, फिर वो आपको थोड़ा महंगा बेचते हैं ताकि वो कमा सके। तो सर जो सरकार ने उन्हें डिस्काउंट दिया, क्या उस डिस्काउंट को भी हम कमीशन माने सरकार की? ठीक है, मतलब जो डिस्काउंट था आप ऐसे मान के चलो कि वो स्टैंप वेंडर के लिए कोई कमीशन है, उस पर कोई टीडीएस कटना चाहिए, कोई टीडीएस वीडीएस की बात नहीं आएगी, ध्यान रखना। लास्ट, इंसेंटिव गिवन टू डिस्ट्रीब्यूटर। मैं कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरे आगे डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला तू मेरे प्रोडक्ट को, मान लो मेरे पार्ले जी बनाने की मेरा धंधा है, ठीक है, मैं पार्ले जी बनाता हूँ। पार्ले जी बनाने के बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला भाई तू जितने ज्यादा पार्ले जी बेचेगा मैं तेरे को कोई इंसेंटिव दूंगा। क्या वो इंसेंटिव आपका कमीशन ब्रोकरेज है? नहीं माना जाएगा। वो उसकी सैलरी का पार्ट बोल लो, कुछ भी बोलो, आप उस पर कोई टीडीएस नहीं काटोगे। ऐसा इसलिए रखा गया ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस कर सके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही मेन चैनल में ऐसा लिंक होता है जो कस्टमर को और बड़ी कंपनी को आपस में मिलाने का काम करता है। तो बोला टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर कहीं पर कोई कंसाइनर और कंसाइनी आएगा, कंसाइनमेंट के बेसिस पर कोई कंसाइनर ने कंसाइनी को कोई पेमेंट करी, आप मान के चलोगे वो ब्रोकरेज कमीशन है, उस पर टीडीएस आपका आएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से एडिशनल पॉइंट है, आपको याद रखने जरूरी है। एक लास्ट और है, मैं लास्ट भी आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपके डाउट लेता हूँ। सर जो कंपनी में सेल टीम रहती है और उसको इंसेंटिव मिला, तो बेटा कंपनी में जो सेल टीम रहती है उसको अगर कोई इंसेंटिव दे रहे हो तो वो सैलरी का ही पार्ट माना जाता है। अगर आप उस एम्प्लॉय का सैलरी में कोई टीडीएस काट रहे हो तो उसके साथ वही 192 सेक्शन में काटोगे, 194H में वो कहीं पर भी नहीं आएगा, वो कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, कंसाइनर से कंसाइनी के केस में खाली आता है। लास्ट वाला केस समझना, बहुत बढ़िया केस है, मजेदार केस है, पेपर में चांसेस भी है कि पूछ ले। समझना क्या, पेमेंट बाय एयरलाइंस टू एजेंट। होता क्या है, मान के चलो आपकी विस्तारा एयरलाइन, विस्तारा एयरलाइन की एक फ्लाइट है, विस्तारा एयरलाइन की एक फ्लाइट है दिल्ली से मुंबई की, दिल्ली से मुंबई की इसकी एक फ्लाइट है, जिसका एक बंदे का जो फेयर है वो है 6,000 रुपए, मिनिमम फेयर 6,000 है मिनिमम। होता क्या है, विस्तारा एयरलाइन ना अब ये जो टिकट्स हैं ये दे देती है एजेंट को, कहती है तुम हमारी टिकटें बिकवाओ। भैया हमारे को तो कम से कम 6,000 रुपए चाहिए, 6,000 के ऊपर जितने की तुमने बिकवाई सारा तुम्हारा। इसीलिए तुम देखते हो हर वेबसाइट पे जो फ्लाइट की टिकट्स होती हैं जनरली उनका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एयरलाइंस एजेंट को बताती है हमें तो मिनिमम इतना चाहिए, 5,000 6,000 हमें दे दो, उसके ऊपर जितना तुम कस्टमर से लोगे सारा तुम्हारा। बात ये हो रही है यहाँ पर। तो सर उस कमीशन अमाउंट पे, जो कमीशन आप बाद में एजेंट को पे करोगे, उस कमीशन अमाउंट पे टीडीएस आएगा, बिल्कुल टीडीएस आएगा। देखो क्या लिखा है, टीडीएस आएगा कमीशन अमाउंट पे, ठीक है, लेकिन किस पे टीडीएस आएगा ध्यान रखना, मिनिमम फिक्स कमर्शियल प्राइस। जितना प्राइस एयरलाइन ने डिसाइड कर दिया, एयरलाइन ने डिसाइड कितना करा था 6,000, हमारे वाले एग्जांपल में कितना करा 6,000। आप कस्टमर से क्या ले रहे हो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कस्टमर से आप अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे, हम कहां तक ध्यान रखेंगे। बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मैंने आपको एक मिनिमम कमर्शियल प्राइस बताया, जो भी उसके ऊपर कमीशन बनेगी उस पर हम टीडीएस आपका चार्ज करेंगे। ठीक है, उस पर टीडीएस चार्ज होगा। आगे देखना, नो टीडीएस ऑन डिफरेंस अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पब्लिश प्राइस एंड मिनिमम फिक्स प्राइस। जैसे एजेंट ने दिखा रखा है प्राइस 9,000 का और एयरलाइन ने बोला कि 6,000 का प्राइस है, तो ऐसा मत करना कि 3,000 पे आप टीडीएस लगा कर आओ, ऐसा नहीं। जो भी मिनिमम कमर्शियल प्राइस होगा एयरलाइन का, उस पर टीडीएस का अमाउंट आएगा आपका, क्योंकि उससे ऊपर ना मेरे को ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मैंने बहुत सारे एजेंट को अपनी टिकट दे रखी है, कोई कितने पे बेच रहा है, कोई कितने पे बेच रहा है।
तो मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इसलिए बोला मिनिमम कमर्शियल प्राइस जो होगा उस पर टीडीएस लगेगा। अब आप बताओ, यहाँ पर आपका सेक्शन खत्म हुआ 194H तक, कोई दिक्कत परेशानी है? जल्दी से मेरे को बताओ बेटा, 194H तक कोई दिक्कत परेशानी है? चैट पे लिखिए फटाफट। अबे आलसियों लिख दो, चैट पे तो लिख दो कम से कम, परेशानी है नहीं है कुछ तो लिखो। कैसे बच्चे हो? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ। अब जरा यहाँ तक पहले रिवाइज करवाता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। रिवाइज क्या करवा रहा हूँ जरा ध्यान से समझना। देखो, मैंने आपको बोला आपका पहला सेक्शन 192 किसके बारे में बात करेगा? सैलरी के बारे में। कहीं पर लिस्ट बनाओ तो साथ में लिस्ट बना लेना। 192A किसके बारे में बात करेगा? एक्यूमुलेटेड बैलेंस। किसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। 193 किसके बारे में बात करेगा? इंटरेस्ट ऑन, बताते चलो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बेटा जो नहीं बोलेगा ना तुम्हें पता है फिर मैं पाप लगा दूंगा। जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, मतलब अपना माइक ऑन करके नहीं, मन में बोलो। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 डिविडेंड। 194A किस बारे में बात करेगा? इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी इंटरेस्ट। 194B और बीबी, बताओ जी। बी और बीबी बात करेगा हॉर्स रेस के ऊपर, ये बात करेगा कैजुअल इनकम अदर देन हॉर्स रेस। हॉर्स रेस छोड़ दो, उसके अलावा जो भी कैजुअल इनकम है उसके ऊपर। 194C किस बारे में बात करेगा? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट जो होती है 30,000 और 1 लाख वाली बात। फिर डी का मतलब दलाल, कमीशन की बात आएगी। कौन सी कमीशन? इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन। फिर हमने बात करा डी ए का मतलब अमाउंट, कौन सा अमाउंट? इंश्योरेंस का मैच्योरिटी वाला अमाउंट, मैच्योरिटी वाला अमाउंट इंश्योरेंस का, ठीक है। डी ए के बाद हमारा और क्या आया? ई किसके बारे में बात करता है? नॉन रेसिडेंट के बारे में। कौन कौन? स्पोर्ट्स पर्सन, कोई स्पोर्ट एसोसिएशन या एंटरटेनर, ठीक है। हमने इसमें एक बात पढ़ी भी थी पीछे कि अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो न्यूज़पेपर को, ये सब भी बातें इसमें आती है, ध्यान रखना, ठीक है। और एम्पायर और रेफरी नहीं आते। ई के बाद कोई एफ है? एफ कोई सेक्शन नहीं है आपका। एफ के बाद आगे आ जाओ जी। जी का मतलब गैम्बलिंग, मतलब सेल, कमीशन पे, सेल जो हो रही है उस पर कमीशन कटेगी लॉटरी टिकट्स पे, लॉटरी टिकट्स पे। यहां तक बात हो गई। जी के बाद आया एच। एच का मतलब हलाल करेगा। कौन हलाल करेगा? ब्रोकरेज और कमीशन वाले हलाल करेंगे, लेकिन इसमें आपका अंडर वगैरह नहीं आता। 194H हो गया। इसके बाद आई अभी आएगा हमारा, तो एच तक ये है। बस आपको अभी काम क्या करना है, किसी एक रफ पेपर में सारे सेक्शंस लिखो। इन सेक्शंस के साथ यहाँ पर दो चीजें आपको लिखनी है। क्या दो चीजें? एक लिखना है रेट और एक लिखना है एग्जेम्पशन। कोई एग्जेम्पशन है तो वो लिखो, कोई रेट है तो वो लिखो। फटाफट से इसको कंप्लीट करो, ठीक है। कोई एक बड़ा सा पेज लेना, क्योंकि अभी नीचे बहुत सारे सेक्शन और बचे हैं, तो आगे पीछे वो पेज आपका पूरा भर जाएगा। और स्टार्ट करो और ये लिखो फटाफट। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। घड़ी में देख लो 9:12 हो रहे हैं, 9:17 पे मैं आगे स्टार्ट करूंगा। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको उठाओ और सारे सेक्शन अपने आप से लिखो, उनके नाम लिखो, रेट लिखो, एग्जेम्पशन लिखो, बात खत्म। जो स्पेशल पॉइंट वगैरह वो नहीं, वो जब आप पढ़ोगे जब लिखो, ठीक है। इतना काम करो, 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
जल्दी से बताओ बेटा, करा करा या नहीं करा, जल्दी से बताओ। बाकी बच्चों ने करा? श्वेता का मैसेज आ गया। मानसी, मानसी, और बाकी बच्चों ने? हाँ जी हुआ। चलो बढ़िया। आओ जी, आगे देखो जरा। चलो देखो आगे, कहाँ गया हमारा, ये रहा। हाँ जी, यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। उसके आगे ना एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जरा इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सेक्शन है। क्वेश्चन इसमें से बढ़िया बन सकता है रेंट पे। 194 आई रेंट की बात करता है। रेंट में भी बेटा वही बात है, आप अगर कहीं पर रेंट पे रह रहे हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो चीजों की बात करी गई है, या तो कोई लैंड और बिल्डिंग, या सारी की सारी प्लांट मशीनरी, उनकी बात करी गई है। अगर आपने इनको कुछ भी रेंट पे लिया, आप टीडीएस अगले बंदे का सिर्फ जब काटोगे जब आप मोहनलाल नहीं हो, ठीक है। या ऐसे मान के चलो मोहनलाल वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, मतलब उससे अच्छे हो, आप छोटे मोटे इंसान नहीं हो, ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टर्नओवर ग्रॉस एसिड, ये वही बात लिखी हुई है। अगर आपका पिछले साल में जो बिजनेस का टर्नओवर है, ये जो प्रोफेशन की ग्रॉस एसिड है, वो 1 करोड़ या 50 लाख से कम है, तो आप टीडीएस नहीं काटोगे, जब भी काटोगे जब आप इनसे ऊपर हो तो। एनी रेसिडेंट पर्सन, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एनी रेसिडेंट पर्सन, मतलब जब मैंने पेमेंट करी किसको, किसी भी रेसिडेंट पर्सन को। बेटा दूसरा सेक्शन आया जहां पे दो रेट आए। अगर प्लांट मशीनरी या कोई इक्विपमेंट आपने रेंट पे लिया तो 2% का रेट है। लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर लिया तो 10% का टीडीएस का रेट है। ध्यान से बात को समझना। जनरली जो बेटा लैंड और बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है, ये क्या होता है, इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इन्होंने रखा 10% का रेट। पर प्लांट मशीनरी रेंट पर अगर आप ले रहे हो तो बहुत कम होता है अमाउंट, इसलिए इन्होंने 2% का उस पर टीडीएस का अमाउंट रखा, ठीक है, परसेंटेज रखी। और एग्जामेशन क्या रखी, पूरे साल में अगर 2,40,000 तक का रेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 20,000 रुपये महीना। 20,000 रुपये महीना कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है पहले महीने 50,000 था, अगले महीने 20,000 हो गया ऐसे, पर आप एक एवरेज के लिए याद रख सकते हो 20,000 रुपये महीने तक का रेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर कोई रेंट जा रहा है, मतलब टोटल में 2,40,000। पहले ये लिमिट 1,80,000 की हुआ करती थी, अब ये लिमिट बढ़ा के 2,40 कर दी। 2,40 तक है, कोई टीडीएस नहीं काटोगे, उसके ऊपर जाओगे तो टीडीएस कटेगा। यहाँ तक की बात ठीक है। दो रेट ध्यान में रखने, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लिया तो 2%, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर लिया तो क्या रेट होगा आपका, 10% का रेट होगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसके जरा एडिशनल पॉइंट बहुत सारे हैं, पहले एडिशनल पॉइंट सारे बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपका कोई डाउट होगा तो लेंगे। प्रॉपर्टी इज ओन बाय मोर देन वन, देन लिमिट ऑफ 2,40,000 अप्लाई टू ईच को ओनर, ठीक है। अगर ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी दो लोगों ने ओन कर रखी है, ठीक है ना, बात को समझना, ये घर है, ये घर है जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोगों ने को ओन कर रखा है, ठीक है। अब जो इसमें टेनेंट रह रहा है वो लिमिट अपनी कैसे चेक करेगा, इसकी लिमिट अलग है 2,40,000 की, और इसकी लिमिट अलग है 2,40,000 की, ठीक है ना। तो जब 2,40,000 उस पर्टिकुलर पर्सन के पूरे हो जाएंगे जिसको आप दे रहे हो, तभी आप ऊपर के अमाउंट पे टीडीएस काटोगे। मतलब जैसे 3 लाख गया तो पूरे 3 लाख पे, ऐसा नहीं ऊपर एक्सेस नहीं लोगे 60 का, कटेगा पूरे 3 लाख पे, लेकिन जो लिमिट चेक होगी वो हर को ओनर की अलग से चेक होगी, ठीक है। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कोई डाउट होगा तो डाउट बता देना मेरे को। इन फॉलोइंग केसेस टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 सी, नॉट अंडर सेक्शन 194 आई। ये बेटा कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर कोर्ट में केस गए, ठीक है ना, वहां पे ये जजमेंट आई कि आप इसको रेंट का केस तो मानो ही मत, ये कॉन्ट्रैक्ट का केस है, और इसमें 194 सी में 1 या 2% का टीडीएस कटना चाहिए, ना कि 194 आई में 2 और 10 का कटेगा। 194 सी लगेगा यहाँ पे। देखो क्या, पहला, लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। आपको पता है जैसे विस्तारा एयरलाइन है, तो इंडिया में जहां जहां पर भी विस्तारा एयरलाइन लैंड करती है, वहां पर वो उस एयरपोर्ट अथॉरिटी को ना कुछ पैसे देती है। जैसे दिल्ली की एयरपोर्ट अथॉरिटी है, मुंबई की एयरपोर्ट अथॉरिटी है, तो जैसे जो भी एयरलाइन उनके एयरपोर्ट पर लैंड करेगी तो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस देते हैं। तो ये बात ना कोर्ट में गई, क्या लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस जो है, क्या उनको हम ये मान के चले कि हमने आपकी लैंड किराए पे ले रखी है, ऐसा नहीं, हमने किराए पे नहीं ले रखी, ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है अथॉरिटी के बीच में और एयरलाइन के बीच में। तो इसको 194 सी में लेकर जाओ, आई में मत लेकर आना, ऐसा सर्कुलर से करा गया, सर्कुलर से फाइनलाइज करा गया कि हम इसको 194 सी में लेकर के जाएंगे। अगला, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर हायरिंग ट्रक्स।
ट्रक को हायर करने के लिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी, तो क्या आपने ट्रक वो रेंट पे ले लिया? नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हो, ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, 194C में जाएगा, आई में नहीं आएगा। लास्ट, पेमेंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू कोल्ड स्टोरेज ओनर्स। जो कोल्ड स्टोरेज के ओनर्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होती है जो आपको कोल्ड स्टोरेज देती है। आपके कोई ऐसे गुड्स हैं जो गर्मी में खराब हो जाएंगे, तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी देती है। तो क्या ऐसा माना जाएगा आपने कोल्ड स्टोरेज को रेंट पे लिया? नहीं, ये आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टीडीएस लगाना, रेंट वाले में मत आना। ये 3 केसेस आए हमारे, ठीक है। और समझना, एक ये वाला केस पहले समझो, पेमेंट फॉर यूज ऑफ मोबाइल टावर्स। मोबाइल टावर्स का ऐसा ना होता है, अगर इस चीज के बारे में आपको पता हो, अगर आपके घर के ऊपर सरकार ने कोई मोबाइल टावर लगाया, तो वो आपको महीने का कुछ रेंट वगैरह देती है। तो बात ये करी गई, क्या जब वो हमें रेंट दे रही है तो क्या वो कोई टीडीएस काटेगी? बिल्कुल बेटा, वो टीडीएस काटती है, रेंट वाले सेक्शन में ही टीडीएस काटेगी, 194I में। ऐसा माना जाता है कि आपने अपना ऊपर का स्पेस सरकार को रेंट के लिए दे दिया है, ठीक है ना, उस पर 2% का टीडीएस कटेगा। क्यों 2% का? वो टावर आपका ना तो लैंड है, जो ऊपर टावर लगा हुआ है ना तो वो लैंड है, ना वो बिल्डिंग है, ना वो फर्नीचर है। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर को हटा दो, तो जो ऊपर टावर लगा वो किस में जाएगा? प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में जाएगा, और 2% का टीडीएस आएगा। जनरली ऐसा होता है बेटा, बोला जाता है कि आप अपने घर के ऊपर कोई भी मोबाइल टावर वगैरह लगवा लो, अगर आपकी बड़ी छत है तो सरकार आपको कुछ रेंटल बेसिस पर पेमेंट करेगी और उसमें से वो टीडीएस काटेगी। सर मान लो हमारी तो कोई और इनकम ही नहीं है, तो क्या उस टीडीएस का हमें रिफंड मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है और आपकी टोटल इनकम ही 5 लाख से कम है, जहां आपको रिबेट वगैरह सब मिल रही है, आपका कोई टैक्स नहीं बना, तो जो आपका टीडीएस पहले कटा हुआ है अब आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। एक ये चीज और समझना, लमसम लीज प्रीमियम या वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस पेड फॉर एक्विजिशन फॉर लॉन्ग टर्म लीज, इसमें कोई टीडीएस नहीं आता। जैसे बेटा डीडीए के फ्लैट्स होते हैं, आपने सुना होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए के ना अपने फ्लैट्स होते हैं, पता है इस बारे में कुछ? हाँ सर, इस बारे में पता है, डीडीए के अपने फ्लैट्स होते हैं। तो वो फ्लैट ना कभी भी ओनर को ऐसे नहीं कि सेल कर दी जाती है, दिखाया जाता है। मतलब आपका भी अगर किसी रिश्तेदार का फ्लैट होगा तो पता है वो हम बोलते ही है कि ये फ्लैट हमारा है, पर डीडीए जब भी अपने फ्लैट देती है वो 99 ईयर्स की लीज पे देती है। 99 ईयर्स की लीज होती है, 99 ईयर्स के बाद ना तो ओनर बचता है ना, बाद में वो रिन्यू वगैरह होती है सब, तो कायदे से वो सेल नहीं मानी जाती, वो लीज मानी जाती है जो 99 ईयर्स की होती है। तो बात ये करी गई, जब ऐसी कोई लीज है और उस टाइम में आपने अपफ्रंट मतलब पहले टाइम पे ही कोई स्टार्टिंग में लमसम पेमेंट करी, जैसे कोई डाउन पेमेंट करी, स्टार्टिंग में आपने कोई बहुत बड़ा अमाउंट पे करा, तो क्या उस पर आप कोई टीडीएस काटोगे? उस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा, ना तो वो 194C में आ रहा है, ना वो 194I में आ रहा है, उसको अलग रखो, उस पर कोई टीडीएस नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर हम आपसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे ना, तो फिर टीडीएस का क्या कंसेप्ट रहेगा? टैक्स को हटाओ, हम आपसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले तो रहे। अब बताओ, यहाँ आकर के आपका 194I पूरा खत्म हुआ। 194I को पहले मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूँ, फिर आप अपने डाउट पूछना। 194I में कोई भी ऐसा बंदा पे कर रहा है जो मोहनलाल नहीं है, मतलब बड़े लोगों, सिर्फ जब टीडीएस आप काटोगे किसी भी रेसिडेंट पर्सन का। और एक बात ये बोली गई, अगर आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो टीडीएस का रेट है 10%, अदरवाइज प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पे रेट है 2%। बोला गया कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें हम आपको 194C में लेंगे, आई में नहीं लेंगे। क्या क्या? अगर एयरलाइन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोई भी लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस दिए, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट हायर करा मोटर व्हीकल्स को, ट्रक को हायर करने का, वो सब चीजें आ गई, है ना। अगर आपने कोई अपफ्रंट पेमेंट करी लीज की, उस पर तो कोई टीडीएस है ही नहीं। और अगर आपने अपने घर के ऊपर टावर लगवाया तो वो 194I में आएगा, वो सी में नहीं जाएगा। और अगर घर के लिए आप देख रहे हो जिसमें एग्जेम्पशन आपकी टोटल 2,40,000 की है, जो रेंट वगैरह पे दिया जा रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी 2 लोगों ने को ओन कर रखी है, तो हर बंदे की अलग अलग तरीके से आप चेक करोगे कि 2,40,000 की लिमिट पूरी हो रही है तो मैं आगे टीडीएस लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। अब आप बताओ बेटा, 194I में कोई डाउट, कोई परेशानी? जल्दी से बताना, 194I में कोई डाउट परेशानी? सभी बच्चे मेरे को आंसर करेंगे, 194I में कोई डाउट, कोई परेशानी? सभी बच्चों के आंसर चाहिए मेरे को। सर 2,40,000 दोनों की होनी चाहिए बेटा, जिसको आप पेमेंट करो आप उसका चेक करो खाली, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों को ओनर को एक साथ पैसे तो नहीं दोगे, आप किसी एक को ही पैसे दोगे, दोनों को दे रहे हो तो दोनों की अलग अलग 2,40,000 चेक करो। जहां 240 से ऊपर हो जाएगा तब आप टोटल अमाउंट पे टीडीएस काटोगे। और बताओ, और कोई दिक्कत और कोई परेशानी किसी की? बाकी बच्चे कहाँ सो रहे हो क्या? आंसर तो करो, माता रानी पाप लगाएगी संडे वाले दिन अगर आंसर नहीं करोगे। लमसम वाला पॉइंट एक बार और, लमसम वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है बेटा, आपने कोई भी लीज ली और लीज के टाइम पर आपने स्टार्टिंग में कोई बड़ा अमाउंट पे कर दिया, ठीक है ना। मान लो जैसे मैंने 15 या 16 लाख की लीज है और आज मैं 4 लाख पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस पर कोई टीडीएस काटूंगा? उस पर कहीं पर भी कोई टीडीएस नहीं आएगा, ये बात लिखिए।
पढ़ के देख लो, लमसम लीज का प्रीमियम हो या वन टाइम अपफ्रंट फीस होती है। अपफ्रंट फीस का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में फीस पे करी जाती है, प्रीमियम पे करा जाता है, क्या उस पर कोई टीडीएस आएगा? उस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा आपका, ठीक है। किसका डाउट था ये लमसम वाला, क्लियर हुआ? प्रीमियम वाला किसका डाउट था, क्लियर हुआ? तृप्ति क्लियर हुआ बेटा? एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दो कि क्लियर है नहीं, फिर आगे चलते हैं। हाँ क्लियर है, आ जाओ आगे। आपने 194 आई याद करा, आई कैसे याद रखोगे बताओ? आई कैसे याद रखोगे बताओ? आई का मतलब मैं कहाँ रह रहा हूँ? रेंट पर रह रहा हूँ, इस तरीके से याद रखना। अगर तुम अपने घर में रह रहे हो, मान के चलो मैं रेंट पर रह रहा हूँ, टीडीएस वाले सेक्शन के लिए मैं रेंट पर रह रहा हूँ, आई आई मतलब मैं रेंट पर रह रहा हूँ, रेंट वाला सेक्शन याद हो जाएगा। आगे आओ, अगला सेक्शन देखो। अब देखो अगला सेक्शन आई ए। आई ए किस बारे में बात करता है पहले याद करवाता हूँ। 194 आई ए, आई ए बात करेगा बेटा इमूवेबल एसेट के ऊपर। इमूवेबल एसेट के ऊपर कौन सी एसेट? इमूवेबल। इमूवेबल जैसे आपकी लैंड हो गई, उनकी बात कर रहा है। तो कोई भी अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी, ध्यान रखना रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहा, आपको पता है अगर आप गांव की जाकर के कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो उस पर कहीं कोई टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं है। मैंने शहर में कोई नॉर्मल लैंड खरीदी, तो उस लैंड पे जब मैं सामने वाले बंदे को पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। टीडीएस कैसे कटेगा ध्यान से देखना। एनी पर्सन, और यहाँ लिखा एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी बंदा किसी रेसिडेंट पर्सन को कोई पेमेंट कर रहा है तो जितने की भी आपने लैंड खरीदी है उसका 1%। ध्यान देना, सिर्फ लैंड की बात नहीं करी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखी है। आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो, है ना, आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो अर्बन में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहा, आपने शहर में कोई भी कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने रेसिडेंट पर्सन को कोई पेमेंट करी, तो आप 1% टोटल प्रॉपर्टी का 1% टीडीएस काटोगे, ठीक है। कितना कटेगा? 1% कटेगा। एक्चुअल कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। मान के चलो एक्चुअल कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अदर सोर्सेज में, मैंने आपको बताया था जहां पर हमने बात करी थी गिफ्ट वाले सेक्शन में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को वहां पे हर प्रॉपर्टी का अलग से चेक करा जाता है। तो एक्चुअल कंसीडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मान के चलो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 50, मान के चलो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 70 लाख की, एक्चुअल आपने जो कंसीडरेशन दिया वो सिर्फ 60 लाख दिया, तो 70 लाख के हिसाब से गवर्नमेंट के पास टीडीएस जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है आपने जितने में भी खरीदा हो, हम तो दोनों में से हायर देखेंगे क्योंकि हमारे को टैक्स ज्यादा चाहिए, हम तो हायर देखते हुए चलेंगे, तुम अपना देखते हुए चलो, ठीक है। एक बात और लिखी, क्या लिखी ध्यान से देखना। एग्जेम्पशन क्या है? कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 50 लाख। मान लो जो कंसीडरेशन है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख से कम की है, 50 लाख से कम की है अगर कंसीडरेशन भी और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी, तो यार आपकी ना ये प्रॉपर्टी छोटी मोटी सी प्रॉपर्टी है, हम इस पर टीडीएस नहीं लेंगे, ठीक है। तो पता लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको लोगों का तरीका बताता हूँ लोगों ने क्या करना चालू करा, क्योंकि जहां सरकार ने एग्जेम्पशन डाली वहां पर हम जैसे हिंदुस्तानियों का दिमाग चल रहा था कि यार यहाँ से ना कुछ लूप होल्स निकालते हैं, ठीक है। अब समझना जरा सरकार ने क्या करा, ठीक है, जरा इस बात पे फोकस डालना। 1 सेकंड का टाइम देना मेरे को, 1 सेकंड का टाइम बस। एक सेकंड बस, वो फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, करा रहा हूँ चालू, 1 मिनट। अबे हो जाओ ऑन। तुम में से किसी ने बदुआ लगाई है ना कि सर का फोन ही स्विच ऑफ कर दो, ना रहेगा फोन ना लेंगे हमारी क्लास। चलो देखो हो जाएगा, अभी ऑन हो जाएगा। हाँ मैं आपको क्या बात कर रहा था कि पता है क्या हुआ, सरकार ने ये बोला कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जहां 50 लाख से कम है हम वहां टीडीएस नहीं लेंगे। अब देखो, अब जरा बात समझना सरकार ने यहाँ क्या करना चालू करा। सर भव्या की जुबान काली है बेटा, पता है मेरे को, पता है, हाँ जी। अब समझना हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ तक की बात तो समझ आई, ठीक है। अब क्या है, जैसे कोई फ्लैट है मान लो 80 लाख का, कोई आप प्रॉपर्टी में आप मतलब कोई क्या कहते हैं सोसाइटी में जा करके आपने 3 BHK का फ्लैट लिया 80 लाख का है। अब पता है वो 80 लाख की कंसिडरेशन कैसे दिखाते हैं, कंसिडरेशन समझना। सोसाइटी वाले कहते हैं आप एक काम करो 49 लाख तो दे दो इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम पे, क्योंकि 50 लाख से ऊपर आपका टीडीएस लग जाएगा। 49 लाख इसके दे दो, 10 लाख हम आपसे पार्किंग के चार्जेस ले लेते हैं, 10 लाख हम आपसे कोई और चार्जेस ले लेते हैं, मान लो टोटल इसके बाद कितने बचेंगे मेरे, 31 लाख बचेंगे, 10 ये हो गए, 21 लाख हम आपसे कोई और चार्जेस ले लेते हैं, टोटल 80 लाख हो गए ना।
हम आपसे घर के नाम पे ना खाली 49 लाख लेते हैं। क्यों? अगर हम घर के नाम पे आपसे खाली 49 लाख लेंगे, हमारा टीडीएस नहीं कटेगा। आप टीडीएस काटना मत, हमारा भी फायदा है ना। तो लोग ऐसे काम करने लग गए। अब देखो ये काम कितना गलत है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो देखो सरकार ने नीचे क्या लिखा, सरकार ने नीचे क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना। कंसीडरेशन इंक्लूड ऑल चार्जेस, चाहे आप अलग से मेंटेनेंस फीस ले रहे हो, कार पार्किंग फी ले रहे हो, क्लब मेंबरशिप, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फी, कुछ भी ले रहे हो। हम तो भैया टोटल देखेंगे, जहां टोटल तुम्हारा 50 लाख से ऊपर हुआ, हम तो 1% का टीडीएस काट लेंगे। बताओ, समझ आया? बताओ जी, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी से बताएं, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, समझना जरा आगे। आपने आई पढ़ लिया, आपने आई ए पढ़ लिया, अब बात आती है आई बी की। आई बी ना अब आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखोगे जरा मेरी बात समझना। आई बी है और शायद आई सी भी है, आई बी भी है और आई सी भी है। हाँ देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा आई, आई किसके लिए पढ़ा? रेंट के लिए पढ़ा। फिर आपने आई ए पढ़ा, आई ए किसके लिए पढ़ा? इमूवेबल एसेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो आई बी भी इसी से रिलेटेड है। पहले रेंट था, रेंट के बाद इमूवेबल एसेट आया ना, आई बी आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट की बात करी गई है, ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो रेंट में तो पढ़ तो लिया हमने 194 आई में, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पढ़ा दिया। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हम उन इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहे हैं जो 194 आई में कवर नहीं हुए। सर ऐसे कौन से लोग थे जो वहां पर कवर नहीं हुए? बेटा मोहनलाल जैसे लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, जो 1 करोड़ से जिनका बिजनेस अभी कम पे चल रहा है, या जिसका प्रोफेशन 50 लाख से कम का चल रहा है। भगवान करे एक दिन हम भी मोहनलाल से ऊपर वाली कैटेगरी में आएंगे, अभी हम मान के चलते हैं हम छोटे लोग हैं, तो उनके लिए अलग से सेक्शन बनाया। क्या बनाया? आई बी। क्या बोला? रेसिडेंट पर्सन हो, देखो मस्त सेक्शन है, आपको उसमें एक दो बातें मस्त बताऊंगा, पेपर में आने के चांसेस है, ध्यान से सुन। आप किसी भी रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हो रेंट की, मान लो आप में से कोई बंदा घर पे रेंट पे रह रहा है, और आप मोहनलाल वाली कैटेगरी में आ रहे हो, या छोटे लोगों में आ रहे हो, बड़े लोगों में नहीं आ रहे, छोटे और बड़े लेते हैं, मोहनलाल से कंफ्यूज मत होना। छोटे लोगों में आ रहे हो, आप कितना टैक्स काटोगे? टीडीएस कितना काटोगे? 5% का काटोगे। ध्यान रखना लिमिट क्या है, 50,000 रुपए महीना, महीना महीना, बार बार बोल रहा हूँ महीना। अभी तक आपने ऊपर कहीं नहीं पढ़ा, आपने ऊपर पूरे हर साल की लिमिट पढ़ी है। यहाँ पर लिमिट डाली गई 50,000 रुपए महीने की लिमिट, 50,000 रुपए महीने की लिमिट डाली गई, ठीक है। मतलब मैं सीधी सी बात बोलूं, अगर मैं पूरे साल का 6 लाख का रेंट किसी को दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख से ऊपर का रेंट दूंगा तो मेरा टीडीएस कटेगा, ठीक है। लेकिन पूरे साल वाली बात मत करना, ऐसा भी हो सकता है पहले महीने 50,000, अगले महीने 1 लाख, आपको महीने की लिमिट याद रखनी है 50,000, ठीक है। अब समझना, अब समझना एडिशनल पॉइंट यहाँ क्या डाला। एडिशनल पॉइंट डाला, टीडीएस डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ, टीडीएस कब डिडक्ट होगा? पेमेंट या क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ रेंट, जब आप लास्ट महीने का जो रेंट दे रहे हो उसी टाइम पे आप टीडीएस काटोगे। और अगर आप मार्च तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि साल खत्म होगा अप्रैल से लेकर मार्च तक, मान लो आपने मार्च तक नहीं पहुंचा, आपने उससे पहले ही वेकेट कर दिया, तो जहां पर आपने अपना घर खाली करा वो आपका जो लास्ट महीना है, उस टाइम पे आप टीडीएस काटोगे। यहां तक की बात ठीक है? मतलब टीडीएस कटेगा लास्ट महीने में, या तो साल का आखिरी महीना, या अगर उससे पहले खाली कर दिया तो खाली करने का आखिरी महीना, है ना। लास्ट मंथ रेंट ऑफ अ टेनेंसी इफ प्रॉपर्टी इज वेकेटेड ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में वेकेट हो गई तो जब आपकी टेनेंसी का लास्ट मंथ है जब, या साल का जो आखिरी महीना है मार्च में, जब आप टीडीएस काटोगे। यहां तक की बात ठीक है? अब जरा बात ध्यान से समझना, यहां तक की बात ठीक है, बात ध्यान से समझना आगे। अगर आपने पैन फर्निश नहीं करा, अगर पेई ने, मतलब जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, उसने पैन नहीं दिखाया, क्योंकि पता क्या होता है, जब आपको टीडीएस काट के जमा करवाना ना गवर्नमेंट को, तो आपको सामने वाले बंदे का पैन चाहिए होता है। क्योंकि जब तक मैं सामने वाले बंदे, अब मान के चलो मेरे को क्रिश को कोई पेमेंट करनी है, मैंने क्रिश को कोई पेमेंट करनी है 20 लाख की, मैंने उस पर टीडीएस काटा, तो मेरे को क्रिश का पैन तो चाहिए, उसके पैन पे ही तो मैं टीडीएस काटूंगा ना, वरना उस चीज का फायदा क्रिश को कैसे मिलेगा? मेरे को पैन चाहिए सामने वाले बंदे का। अब मान लो उसने पैन नहीं दिया, तो टीडीएस आप काटोगे 20%। ध्यान रखना 5% की जगह आप टीडीएस कितना कटेगा? 20%। हमने एक सेक्शन पढ़ा था 192A, अगर आपको ध्यान हो, अगर पैन फर्निश नहीं हुआ तो टीडीएस कटता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। अभी आपने जब रिवाइज करते हुए शायद पढ़ा भी हो, यहाँ पर क्या है, 4 गुना, 5% की जगह 20% का कटेगा। लेकिन 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 इस बात को ध्यान से समझना, ये बात क्या लिखी है, बट मैक्सिमम टीडीएस इज टू अप टू द लास्ट मंथ रेंट या वैकेंसी मंथ रेंट। मैक्सिमम टीडीएस कितना काट सकते हो? जो लास्ट महीने का रेंट होगा, या जब आप खाली करके जा रहे हो उस टाइम का जो रेंट होगा। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना। सर समझाओ, मैंने बोला ध्यान से देखो, आपका महीने का रेंट चल रहा है 70,000 रुपये महीना, आपका महीने का रेंट चल रहा है 70,000 रुपये महीना, सही बात है सर। 50,000 से ऊपर है सर, हम टीडीएस काटेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, आपने पूरे साल खाली नहीं करा, मार्च के टाइम पे आपको टीडीएस काटना है।
पहले बताओ टीडीएस कितना काटोगे। सर पूरे साल का रेंट देखो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे साल का रेंट हो गया 8,40,000। पूरे साल का रेंट हो गया 8,40,000। अब देखो दो सिनेरियो, अगर उसने मेरे को पेन दे दिया तो मैं काटूंगा 5% के रेट पर, 8,40,000 का 5% हुआ 42,000। अगर उसने पेन दे दिया 5% के रेट पर, आपने काटा 42,000, मतलब जब मैं मार्च की उसे रेंट की पेमेंट कर रहा होऊंगा तो 70,000 रेंट की पेमेंट करनी थी, जिसमें 42,000 का मेरा टीडीएस कट गया पूरा। 70 में से 42 गए, मैंने उसको पेमेंट कर दी 28,000 की। मैंने उसे पेमेंट कर दी 28,000 की। मान लो मैंने मैंने क्रिश की कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, 70,000 रुपए का रेंट है पूरे साल का, उसने मेरे को पेन भी दे रखा है, मैंने 5% के हिसाब से लास्ट महीने में टीडीएस काटा, 28,000 की उसको रेंट की पेमेंट कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस लेते हैं, क्रिश निकला नालायक, क्रिश कहता मैं तो नहीं दूंगा पेन, तुम्हारे को जो करना कर लो, मैं पेन नहीं दूंगा। मैंने बोला मत दे, सरकार ने मुझे बोल रखा है 20% के हिसाब से टीडीएस काटो, मैं तो 20% के हिसाब से काटूंगा। कह रहा काट लो। 8,40,000 का 20% कितना हुआ, 1,68,000। 1,68,000। मुझे एक बात बताओ, मुझे भाई को मार्च के रेंट की पेमेंट करनी है 70,000, क्या आप 168,000 का टीडीएस काट सकते हो? क्या आप उसे ये बोलोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम बताना क्या है लॉजिकल है। भाई देख 70,000 का तो तेरा टीडीएस, 70,000 का तेरा रेंट है, टीडीएस काटना है 1,68,000 का। तो मैं क्रिश को बोलता हूँ, क्रिश एक तू काम कर, मेरे को 98,000 और दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? क्रिश कहेगा भाड़ भेजा, मैं किस बात के पैसे दूं तेरे को। सिंपल सी बात है ना? तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टीडीएस काट सकते हो? 70,000। जितना लास्ट महीने का रेंट बन रहा है या जब आप खाली करके जा रहे हो उस टाइम का जितना रेंट है, मैं मैक्सिमम उतना ही टीडीएस काट सकता हूँ भाई, उससे ज्यादा कैसे काटूंगा? क्योंकि पहले सारे महीनों का रेंट आप दे चुके हो, है ना? सामने वाला बंदा आपको कोई पैसे अलग से तो देगा नहीं। तो या तो आप अपना टीडीएस निकालो, वो कम आ रहा है तो ठीक है, अगर वो ज्यादा आ रहा है रेंट से, तो जितना रेंट है मैं उतना ही टीडीएस काट सकता हूँ, उससे ज्यादा टीडीएस नहीं काट सकता। अब आप बताओ क्या आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ। यहाँ पर आके आपका आई बी खत्म हो जाता है। जल्दी से बताएंगे यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी बच्चों के आंसर चाहिए मेरे को। मजा आया पढ़ के? एक बच्चा सवाल पूछता है, तुम्हारे वाले इसमें नहीं पूछा, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, सीए इंटर का बच्चा था, सवाल पूछता, सर एक बात बताओ, अगर हमने दिसंबर में खाली कर दी होती कृषि की प्रॉपर्टी तो क्या होता? मैंने कहा अगर आपको दिसंबर में आपने कृषि की प्रॉपर्टी खाली कर दी तो आप क्या करोगे? 70,000 के हिसाब से दिसंबर तक के 9 महीने बने, टोटल आपका कितना आया रेंट? टोटल रेंट आया 6,30,000। इसके 5% निकाल लो, 5% काट के उसको बाकी पेमेंट कर देना 70,000 की। अगर वो पेन फर्निश नहीं करता 20% आ रहा है, अगर 20% रेंट से ऊपर का अमाउंट आ रहा है तो रेंट तक काटूंगा अमाउंट, रेंट तक का टीडीएस कटेगा। उससे नीचे आ रहा है तो जितना कट रहा है उतना काट दो। हाँ वो रेंट में से ही कटेगा। सर जो लास्ट मंथ में टीडीएस कटेगा पूरा, तो वो आपके रेंट से कटेगा, बिल्कुल मेरे रेंट से ही कटेगा भाई। मान के चल क्रिश, मैंने तेरे को पेमेंट करनी है हर महीने की, मैं तेरे को 70,000 की पेमेंट कर रहा हूँ, अब मैं पूरा टीडीएस लास्ट महीने में ही काटूंगा। अगर लास्ट महीने में तेरा जो टीडीएस बना वो 70,000 से ज्यादा का बना, तो मैं पूरा 70,000 काट लूंगा, उससे ज्यादा मैं काट ही नहीं सकता, मैं डिडक्ट ही नहीं कर सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं, कहां से करूंगा? मेरे को तो देखो 70,000 देने। पर मान ले मेरा जो टीडीएस बना वो बना 68,000, मैं 68,000 काट के तेरे को 2,000 दे दूंगा। मेरा बना 50,000, मैं 50,000 काट के तेरे को 20,000 दे दूंगा, इतनी सी बात है बस, ठीक है? तो जिस महीने में आप खाली करके जा रहे हो वो, यह साल का आखिरी महीना। बताओ जी, क्रिश क्लियर हुआ भाई? बाकी बच्चे बताओ, यहाँ तक क्लियर है सब? सबने आंसर कर ही दिया वैसे। चलो चले आगे। आओ जी, मजा आ रहा है? अगला सेक्शन देखो 194 आईसी, लास्ट सेक्शन आया आईसी। ये भी बात करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही। इसका नाम आता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। बस एक ये सेक्शन ऐसा है बेटा, इसका कोई तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तरीका याद रहेगा तो नॉर्मल याद रखना, आईसी का मतलब जेडीए, जेडीए का मतलब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है? याद हो जाएगा वैसे। देखो सबसे पहले आई था रेंट का, आई ए था जब मैं कोई इमूवेबल एसेट परचेज कर रहा हूँ, आई बी जब मैं इमूवेबल एसेट को रेंट पे ले रहा हूँ उन लोगों के लिए जो 194 आई में नहीं है। लास्ट आईसी आता है जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात करता है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट समझना क्या होता है, ध्यान से समझना ध्यान से समझना क्या होता है। किसी एक का एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लो। चलो किसी लड़की का एग्जांपल लेते हैं, श्वेता का एग्जांपल लेते हैं। क्या है, डब्ल्यू है, वी है, मुझे नहीं पता, जो है भैया मान लेना, ठीक है? क्योंकि अलग अलग स्पेलिंग रखते हैं ना बंदे, ठीक है? अब समझना, मैंने एग्जांपल लिया श्वेता का। अरे ये क्या हुआ, थोड़ा रुकना।
देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। श्वेता का घर था, श्वेता का घर था, खाली ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? खाली ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ था। श्वेता ने सोचा यार मेरे को ऊपर पूरा घर बनाना है, 4 मंजिला घर बनाना है, पैसे नहीं, क्या करूं। होता क्या है, जनरली आपके पास पैसे नहीं होते, आप बिल्डर को, प्रॉपर्टी डीलर को बोलते हो भैया एक काम करो तुम हमारा घर बनाओ। ग्राउंड फ्लोर ये रहा, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसने 4 फ्लोर बना दिए, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 फ्लोर बना दिए। बिल्डर कहता है मैं आपके 4 फ्लोर बनाऊंगा, उसमें से एक फ्लोर मेरा। जनरली 1 या 1.5 फ्लोर बिल्डर लेता है, साथ में हो सकता है कुछ पैसे वो ले या कुछ पैसे श्वेता को दे, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता पक्का कि बिल्डर हमेशा पैसे लेगा, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, उस पर कितना पैसा लगा है। तो बिल्डर जनरली एक फ्लोर लेता है और कुछ पैसे आपको दे देगा बदले में, या कुछ पैसे आपसे ले लेगा। ऐसे करके बनता है, इसको कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मतलब समझना, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का बेटा मतलब क्या है, दोनों मिलके उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, श्वेता के पास आ गया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड और फोर्थ फ्लोर, और ये वाला फ्लोर चला गया बिल्डर के पास, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट चलती है जिसको बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट, ठीक है। अब समझना, एनी पर्सन, और उसने किसी भी रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करी, या तो बिल्डर आपको पेमेंट कर रहा है या आप बिल्डर को पेमेंट कर रहे हो। तो जो आप पेमेंट कर रहे हो, जो आप कैश में पैसे दे रहे हो, काइंड की बात नहीं कर रहा, जो आपने घर दे दिया उसको छोड़ो, जो आप कैश में पैसे दे रहे हो उसमें आप 10% का टीडीएस काटोगे। देखो नीचे पढ़ो क्या लिखा है, टीडीएस कटेगा ऑन मनी कंसिडरेशन नॉट ऑन काइंड। मैंने जो फ्लोर दे दिया बिल्डर को उसके कोई नहीं, लेकिन अगर बिल्डर ने मुझे कोई पेमेंट करी या मैंने बिल्डर को कोई पेमेंट करी, एग्जामिशन कुछ नहीं है, जितनी आप पेमेंट करोगे उस पर 10% का टीडीएस काटोगे। याद रहेगा या नहीं रहेगा, जल्दी से बताओ। यहां पर आकर के आपका आई की जो सीरीज है, आई, आई ए, आई बी, आई सी, सब खत्म होते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी या क्लियर है सब? बाकी बच्चे भी बताओ यार, बाकी बच्चे भी बताओ, क्लियर? क्लियर है? मैं देखता हूँ जे सेक्शन अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बेटा जे सेक्शन में कल आपको क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। जे आपका कल क्लास में करवाऊंगा, एक दो इसके आगे के फालतू सेक्शन है उनको खत्म करते हैं पहले, है ना। आजो जरा 194 के आपको और करवा देता हूँ, एक छोटा सा सेक्शन है इसको भी खत्म करते हैं। देखो 194 के किस बारे में बात करता है, के से ध्यान रखना, केवाईसी। आप केवाईसी कहाँ पर करवाते हो, जब बेटा म्यूचुअल फंड में आप कोई यूनिट खरीदते हो, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आपने यहाँ पर या म्यूचुअल फंड में कोई भी यूनिट खरीदे, तो वो आएगा आपका 194 के से ध्यान रखना, जहां आप केवाईसी कराते हो। केवाईसी में बैंक में मत पहुंच जाना, केवाईसी करवाते हो म्यूचुअल फंड के यूनिट लेते हुए या यूटीआई करवाते हुए, ठीक है। तो कोई भी बंदा, जैसे कोई यूटीआई है या कोई म्यूचुअल फंड है, और वो रेसिडेंट पर्सन को कोई भी पेमेंट कर रहा है, जैसे होता है ना, मैंने अभी अपने यूनिट खरीद लिए, बाद में मेरे को अपने यूनिट बेच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले बंदे आपको पैसे देंगे, यूनिट ले लेंगे अपने वापसी, पैसे देंगे। अगर पैसे 5,000 तक है कोई दिक्कत नहीं, 5,000 से ऊपर होंगे तो पूरे पूरे अमाउंट पे 10% का टीडीएस आएगा। सिंपल सी बात, इतनी सी लिखी हुई है। छोटा सा सेक्शन था, मैंने इसको भी आपके साथ खत्म करवाया। तो 194 के में कुछ नहीं है, याद कैसे रखोगे, हम के से याद रखना, केवाईसी कहाँ कराते हैं, केवाईसी आप कराते हो म्यूचुअल फंड के यूनिट के टाइम पे या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। अगर इन लोगों ने आपको कोई पैसे दिए, जब आप अपने यूनिट वगैरह बेच रहे हो, आपको कोई पैसे मिले, टोटल साल में 5,000 तक मिले कोई दिक्कत नहीं, 5,000 से ऊपर मिले तो 10% का टीडीएस आपका कटेगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब एक बार मैं काम करता हूँ, जरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो यहाँ तक हमारी होता है, यहाँ तक अभी मैं डाउट भी ले लूंगा, पहले आगे देख लो। 194 एच हुआ था, 194 एच के बाद आपका अगला आया आई। आई किसके बारे में बात करता है बेटा, आई बात करता है रेंट के बारे में, प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट का रेट है 2%, बाकी लैंड बिल्डिंग फंड का रेट है 10%। टोटल एग्जामिशन लिमिट है 2,40,000 की, अलग अलग कौन आ रहा है तो अलग अलग लिमिट चेक करोगे, ठीक है। और बहुत सारे सिनेरियो ऐसे थे जहाँ 194 सी में जाओगे, आई में नहीं जाओगे, लेकिन अगर आपके ऊपर मोबाइल का कोई टावर वावर लगा, बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगा, तो 2% 194 आई में कटेगा। आई के बाद अगला आया इमूवेबल एसेट, आपने खरीदी 1%, अगर एक्चुअल कंसीडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो हायर होगा, लेकिन अगर दोनों 50 लाख तक है तो कुछ नहीं। और सारे के सारे चार्जेस जोड़ने के बाद देखोगे क्या आ रहा है। आई ए के बाद अगला आया आई बी। आई बी मतलब जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमूवेबल एसेट को रेंट पे लिया और जो 194 आई में नहीं आ रहे, उनकी बात करिए। 50,000 रुपए महीने की बात हमने यहाँ पे करी थी, और आपका टीडीएस कटेगा 5%, पैन नहीं फर्निश करा तो 20%, और जो लास्ट महीने का रेंट है उतना ही काट सकते हो, उससे ऊपर नहीं काट पाओगे। आईसी, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जब दो लोग मिल करके घर बना रहे हो, उसमें आपको बिल्डर ने कोई पैसे दिया या आपने बिल्डर को कोई पैसे दिए, तो पैसे वाले अमाउंट में खाली 10% का टीडीएस कटेगा।
इसके बाद जे है जो अभी हमने छोड़ रखा है, जे मैं आपको कल करवाऊंगा। 194 के बात, जे ना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कल इसमें 10-15 मिनट 20 मिनट आराम से लगेंगे। के हमने करा, के है केवाईसी के ऊपर, और ये आई वाली सीरीज पूरी इंपॉर्टेंट है। के है केवाईसी के ऊपर कि आपने केवाईसी कराया म्यूचुअल फंड के यूनिट या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट लेते हुए। तो अगर बेटा आप ऐसे कोई भी यूनिट ले रहे हो और आपको 5,000 से ज्यादा पैसे ये लोग दे रहे हैं, यूनिट ट्रस्ट इंडिया या म्यूचुअल फंड के यूनिट 5,000 से ऊपर होगा तो 10% का आपका टीडीएस कटेगा। इतने सेक्शन हमारे हो गए हैं। आई होप आपको सेक्शन 7 के साथ याद हो रहे होंगे। अब बता दो, किसी की कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो फिर कल करेंगे आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। डी और डीए में कंफ्यूजन है बेटा। डी बात करता है आपकी इंश्योरेंस के एजेंट की कमीशन के ऊपर, और कमीशन पे लिमिट है 15,000 की और 5% का रेट है। जबकि डीए बात करता है जब मेरे को इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिलेगा, कमीशन की बात नहीं हो रही, मैंने इंश्योरेंस कराई है और मुझे सारा का सारा पैसा मिल रहा है, तो मेच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम करके जो अमाउंट आएगा उस पर टीडीएस कटेगा। और अगर मेच्योरिटी अमाउंट आपका 1 लाख तक है तो टीडीएस नहीं आएगा। ये बात है। बताओ बाकी बच्चे बताओ, और कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ बेटा, और कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं सर, सब क्लियर है। क्लियर है सब? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपको कल वाली क्लास में आगे लेकर के चलूंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम, ठीक है जी। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो अपना, मिलेंगे कल, कल करेंगे आगे की बातें, ठीक है।